मैं आ चुका हूँ लुकिज्म के एक और वीडियो के साथ, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया था उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और आने वाले ऑडियंस को एडवांस में थैंक्स। सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था विंस और जेबो के बीच भसड़ मची थी। तभी तैजिन वहाँ आता है, उसे देखकर जेबो का खून खौल जाता है और वो उस पर हमला कर देता है, पर तैजिन उसकी टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। आगे हम देखते हैं उस एक झटके से जेबो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तैजिन कहता है कि यहाँ आने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। यहाँ आना उसके लिए आसान नहीं था, पर जब वो इन चूहों को देखता है तो लगता है कि उसने अपना समय बर्बाद कर दिया। फिर तैजिन विंस से पूछता है, तो विंस तेरा क्या ख्याल है? मैं भी चुनलिंग का बॉस बनना चाहता हूँ, क्यों ना हम दोनों रेसलिंग करें और फैसला कर ले कि कौन बनेगा बॉस। इसके बाद दोनों की रेसलिंग शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के कमर में चेन लपेट कर पकड़ लेते हैं और पीछे मुड़कर कसकर पकड़ रखे थे। विंस को एहसास होता है कि तेजिन अब जैसे पहले था वैसा बिल्कुल नहीं है। विंस कहता है, तू अब पहले जैसा नहीं लग रहा, आखिर तू आज तक कहाँ था? तैजिन ठंडी आवाज में जवाब देता है, क्या तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ था? मैं नर्क में था हरामजादे, मैं नर्क में था। इतना कहते ही तैजिन विंस को उठाकर दीवार में पटक देता है, फिर दूसरी दीवार में पटकता है। बार बार पटकता ही जाता है, कभी दीवार में कभी जमीन पर। तैजिन ऐसी जगहों से होकर आया था जहाँ केवल ताकतवर लोग ही बच पाते हैं, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना विंस कभी नहीं कर सकता। विंस की हालत खराब हो जाती है, सांसें फूलने लगती है, लेकिन फिर भी विंस ने तैजिन को जमीन पर पटक दिया। और आगे विंस गंभीर हो जाता है और पूछता है, क्या तू सच में नर्क में था? इसका मतलब यहाँ के अलावा भी कोई और नर्क है? क्या ये जगह खुद ही एक नर्क नहीं है? अपने अतीत को याद करते हुए विंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो तैजिन के सीने के मांस को पकड़कर खींचता है। जितना मांस उसके हाथ में आता है वो पूरा का पूरा निकाल फेंकता है। तैजिन की हालत और भी खराब हो जाती है। तैजिन फेसलेस हेल में बिताए हुए लम्हों को याद करता है और अपने मन में कहता है, क्या मैं सच में उस नर्क से होकर आया था? मैंने वहाँ कई लड़ाइयाँ लड़ी, पर फिर भी उसे हरा नहीं पाया। फिर तैजिन गुस्से में कहता है, मैं यह नहीं मानता, मैं इस हरामजादे को मार डालूंगा। वो विंस को ताना मारते हुए कहता है, क्या तेरे अंदर सिर्फ इतना ही दम है? तेरा मरा हुआ दोस्त तुझे ऐसे देखकर बहुत दुखी होगा। ये सुनकर विंस का दिमाग और भी खराब हो जाता है। वो अपनी पकड़ से तैजिन की कमर में बंधी चेन को तोड़ देता है। वो चेन विंस के हाथ में आ जाती है और जैसे ही विंस उसे पकड़ता है तैजिन चीखे मारता है। विंस ने तैजिन के मांस को जैसे कपड़े की तरह पकड़ा और उसे दीवार में पटकना शुरू कर दिया। विंस बार बार तैजिन को पटकता रहा। तैजिन का हाल बेहाल हो चुका था, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगातार पटक पटक कर विंस ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। आखिर में विंस तैजिन को उठाकर समुद्र के किनारे ले गया और उसे पानी में फेंक दिया। विंस के साथी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर विंस नहीं रुका। उसने तैजिन को सच में पानी में धकेल दिया। विंस धीरे से बोला, माफ कर देना, अब मैं सच में एक खूनी बन चुका हूँ, पर इसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये सब मैंने अकेले किया है। इसी बीच विंस के बगल में एक आदमी आया और उसने विंस की गर्दन पर चोट मारी, जिससे वो बेहोश हो गया। विंस ने देख भी नहीं पाया कि उसे किसने बेहोश किया। वो बेहोश होते होते बस एक सवाल पूछने की कोशिश कर पाया, तुम कौन हो? पर जवाब मिलने से पहले ही अंधेरा छा गया। उस शख्स ने विंस के साथियों को भी बेहोश कर दिया था। वो आदमी बाद में खुद से सोचता है, कितना झंझट वाला काम है, कितने लोगों को यहाँ बेहोश करना पड़ा। अब मुझे तैजिन को पानी से बाहर निकालना होगा, क्योंकि ढक्कन ने कहा था कि तैजिन को पता है रेड पेपर कहाँ है। पर क्या रेड पेपर मिलेगा भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। कोई बात नहीं, जो भी होगा तैजिन को बचाना होगा, आखिर वो मेरा खुफिया दोस्त है। और हाँ, वो शख्स कोई और नहीं था, वो था जंगू, जिसने तैजिन को पानी से भी बचा लिया। कुछ समय बाद सीन शिफ्ट होता है। हम एक खुले मैदान में आते हैं जहाँ मैरी, किम और विंस लेटे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। मैरी विंस से पूछती है, तुमने सोचा किसने सबको बेहोश किया था? विंस जवाब देता है कि आज तक किसी को साफ पता नहीं चला कि हमें किसने बेहोश किया था। मैरी कहती है कि वो बात बहुत पहले हुई थी, पर फिर भी विंस के पास अब तक कोई जवाब नहीं आया। विंस चुप रहता है और फिर अचानक से कहता है, मैं सोच रहा हूँ शायद मैं सियोल चला जाऊँ। मैरी हैरानी से पूछती है, ऐसा अचानक कैसे सोच लिया? अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो चुनलिंग की रक्षा कौन करेगा? विंस कहता है, मुझे नहीं लगता अब कोई गैंग यहाँ कब्जा करने की सोच रही है। ऊपर से हमने इतने लंबे समय तक इस जगह की रक्षा की है, अब शायद ये खत्म हो गया है। मैरी मानती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। आगे मैरी बताती है कि संग मुनचिन का नाम सुनते ही लोग यहाँ आ जाते हैं। विंस हल्की निराश मुस्कान के साथ मानता है, हाँ तुम सही कह रही हो। मैरी फिर पूछती है, वैसे बताओ तुम सियोल में जाकर क्या करने की सोच रहे हो?
हो? विंस बताता है, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाकर एक रैपर बन जाऊँ। मैरी हैरानी से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कोई भी इंसान ऐसे जाकर रैपर बन सकता है? विंस शांत होकर कहता है, जब रैपिंग की बात आती है तो मुझे इसके बारे में काफी जानकारी है। मैरी अब असली वजह जानना चाहती है। वो पूछती है, आखिर तुम सियोल क्यों जा रहे हो? विंस धीमे से बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही दूर जाना चाहता हूँ, इतनी दूर की यहाँ की याद ना आए। मैरी तुरंत कहती है, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। विंस चौंकते हुए कहता है, पर क्यों? तुम्हारी यहाँ की जिंदगी तो अच्छी चल रही है, तुम जूडो स्टार हो, स्कूल वाले तुम्हारे रिस्पेक्ट करते हैं। मैरी ठंडी सी आवाज में जवाब देती है, मैंने बोल दिया तो मैं आ रही हूँ, मुझे इतनी पूछताछ मत करो, हम दोस्त हैं ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं विंस सच में सियोल पहुंच चुका है। उसने जे हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया है, वही सीन जो हमने लुकिज्म सीजन 1 में देखा था। उस वक्त विंस डकवा को परेशान किया करता था। मैरी विंस से पूछती है, विंस आखिर तू डकवा को इतना परेशान क्यों करता है? विंस गुस्से भरे स्वर में कहता है, क्योंकि वो उस इंसान से भी ज्यादा ताकतवर है जिसने हमें छोड़ दिया था। विंस के साथ वाले लड़के कुछ समझ नहीं पाते और पूछते हैं, क्या क्या कहा तुमने, क्या बोल रहे हो? विंस सीधे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे क्यों मारता हूँ? मैं इस हरामजादे को इसलिए मारता हूँ क्योंकि वो नंबर 1 का घटिया इंसान है। यहीं से विंस की वही जिंदगी शुरू होती है जो हमने लुकिज्म सीजन 1 में देखी थी, और तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ इतना कुछ होगा। समय गुजरता है, सॉन्ग युग की मौत के बाद पूरे 3 साल बीत चुके हुए हैं। कहानी अब प्रेजेंट में लौटती है, वही समय जब ओजी डैनियल चुनलिंग में आया था। 3 साल बाद विंस भी चुनलिंग लौटता है। वो सॉन्गजी की झोपड़ी के बाहर बैठकर खुद से कहता है, उस वक्त के बाद 3 साल बीत गए, बाकी लोगों की नजरों से छुपकर यहाँ आना मेरे लिए आसान नहीं है, पर शुक्र है अभी वे लोग यहाँ नहीं हैं। पर अचानक माहौल बदल जाता है। डैनियल पार्क का नाम सुनते ही सबका ध्यान उसकी तरफ मुड़ जाता है, और वही पल आता है जब ओजी डैनियल चुनलिंग में खड़ा दिखता है, बिल्कुल विंस के सामने। लेकिन उस समय डैनियल किसी के साथ कॉल में व्यस्त था। कॉल की दूसरी तरफ यूजिन होता है, जो डैनियल से कहता है, तुमने बहुत मेहनत की है और अब ये शुरू हो चुका है। डैनियल पूछता है, मुझे बताओ मुझे क्या करना है? पर विंस को ऐसा लगता है कि डैनियल ने उसे अनदेखा कर दिया। विंस दूर से चिल्लाता है, साला हरामजादे तू मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन डैनियल का ध्यान यूजिन की बातों पर टिका रहता है। यूजिन बताता है, डैनियल पार्क तुम्हें चुनलिंग भेजा इसलिए गया है ताकि तुम वहाँ जाकर रेड पेपर ढूंढ सको। डैनियल हैरानी से पूछता है, रेड पेपर, आखिर ये है क्या? यूजिन कहता है, रेड पेपर वही दस्तावेज है जो कभी सैम चीन के पास थे, और यही चार्ल्स चुई की कमजोरी है। डैनियल पूछता है, और ये सब तुम्हें कैसे पता? यूजिन बताता है, उसके पास कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जिन्होंने सैम चैन को देखा था, और ये वो लोग हैं जिन्होंने चार्ल्स चुई को धमकाया था रेड पेपर दिखाते हुए, और इनमें से एक जोड़ी कजामा के ब्रदर्स थे जो अब यूजिन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यूजिन फिर सख्त लहजे में कहता है, डैनियल अब सिर्फ तुम ही उस रेड पेपर को खोज सकते हो। डैनियल गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। यूजिन आगे कहता है, जब तुम रेड पेपर ढूंढ लोगे तो असली काम शुरू होगा, उसके बाद हम गन को निशाना बनाएंगे। तुम अपने उस वादे को भूल तो नहीं गए? हमें बताना पड़ेगा कि गन कहाँ रहता है, क्योंकि मुझे अंदर से मजबूत फीलिंग आ रही है कि गन का अंत अब नजदीक है। सीन कट होता है और हम देखते हैं गन लेट के सिगरेट पी रहा होता है। उसने छोटी छोटी मूर्तियां लकड़ियों को काट कर बना के रखा था, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं 2 चैप्टर को एक साथ एक्सप्लेन करूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कम से कम कमेंट में 20 कमेंट्स होने चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, लव यू, टाटा।